Hello my dear students, welcome back to the online classes by Ornet Didwana। Ornet Didwana की ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पिछले टॉपिक को ही, जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर सम्मिश्र संख्याएं। बच्चों, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। यदि आपने अभी तक वो 8-9 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ आप उन 8-9 वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, उनसे समझने की कोशिश कीजिए। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में अच्छे से करवा रखी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है या सम्मिश्र संख्याएँ होती क्या है। हमने सम्मिश्र संख्याओं के बहुत कुछ गुणधर्म के बारे में पढ़ लिया था, तो मैं जस्ट आपको 2 मिनट के अंदर वो सारी जो थ्योरी हमने पहले कवर की थी उसका एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ। तो देखिए कि जैसे आपको बताया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले तो हिंदी में क्या बोलते हैं वो लिख देता हूँ मैं। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कुछ ऐसे टर्म्स है बच्चों जो आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन शब्दों को, इन नामों को इंग्लिश में भी ध्यान रखिए, क्योंकि अब आप थोड़ी सी अगली क्लासेस में आ गए हैं तो जो आपकी आगे की एजुकेशन है वो इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कुछ ऐसी किताबें आती है जो केवल इंग्लिश में आती है, तो उनके लिए हमें जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स तो एटलीस्ट, हालांकि मैथ्स में समझने में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है आपको टर्म्स ध्यान में रखने होते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम सम्मिश्र को। तो सम्मिश्र संख्याओं के बारे में एक बहुत जल्दी से एक शॉर्ट जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी थी। हमने क्लास 10 तक रियल नंबर्स पढ़ा था, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है ये हमने क्लास 10th में ही पढ़ लिया था, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो सिंपल एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं या साधारण लैंग्वेज में बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसे नंबर जिनका हम वर्गमूल कर सकें, ऐसी संख्याएं, गणितीय संख्याएं, राशियां जिनका हम वर्गमूल परिभाषित कर सकें, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। लेकिन मैथ्स में ज़रूरी नहीं है कि हर एक संख्या का वर्गमूल हो जाए। हो सकता है कि आपके पास रूट में -4 आ गया, रूट में यदि 4 होता तो आप इसका वर्गमूल जो है वो स्क्वायर रूट 2 कर देते, लेकिन यदि रूट के अंदर -4 है तो इसका रूट जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ऐसे केसेस का रूट निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इस -1 को अलग कर लेते हैं और फिर रूट में 4 अलग कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि एक नया जो है वो हमें एक नया टाइप का नंबर मिलता है ऐसी सारी स्थितियों में, रूट ऑफ -1। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 का रूट तो 2 हो गया और इसको हम लोग आयोटा लिख देते हैं। यदि आपने वो पुराने वीडियोस 8-9 वीडियोस जो ऑलरेडी अपलोडेड है वो यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को, 8-9 वीडियोस को देखिए और उनके थ्रू एक शॉर्ट नोट्स जो है वो अपनी नोटबुक में बना लीजिए, काफ़ी आपको वो हेल्प करेगा। तो 2 आयोटा ये हो गया। और सिमिलरली जब भी कोई भी नेगेटिव नंबर होगा तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव नंबर का यदि हमें स्क्वायर रूट करना है, वर्गमूल करना है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो रूट ऑफ -1 के रूप में हमेशा लिखा जा सकता है। कि जैसे मान लो रूट ऑफ -9/4 है, इसका वैल्यू आपको निकालना है तो आप हमेशा ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू में रूट ऑफ 9/4। अब रूट ऑफ -1 को हम आयोटा लिख देते हैं और इसका रूट हम कर सकते हैं कितना होगा, 3/2। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 3/2 आयोटा। जब भी कोई नंबर आयोटा में आएगा तो ऐसे सारे नंबर्स को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। ऐसे सारे नंबर्स को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर्स। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इंग्लिश के वर्ड्स को ज़रूर ध्यान में रखें, इमेजनरी वर्ड्स या इमेजनरी सॉरी नंबर्स, ठीक है, इमेजनरी नंबर्स या फिर काल्पनिक संख्याएं। तो हमारे पास 2 टाइप की संख्याएं हो गई यहाँ पे, एक तो रियल नंबर हो गया और एक दूसरा हमारे पास किस टाइप का नंबर हो गया, इमेजनरी नंबर हो गया। तो इसको तो हम जनरली x से लिख देते हैं और इमेजनरी नंबर को हम जनरली आयोटा से होती है ये नंबर्स, तो इनको आयोटा y से लिख देते हैं। अब यदि इन दोनों नंबर्स का मिक्सचर किया जाए, दोनों नंबर्स को कंबाइन कर दिया जाए, मतलब एक तो रियल ले लिया और एक हमने इमेजनरी नंबर ले लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सम्मिश्र संख्या। इसका रूप कैसा होगा कि z इज इक्वल्स टू आपको 2 + 3 आयोटा दे दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा और इमेजनरी पार्ट क्या होगा वो हम डिफाइन करते हैं। तो इसका रियल पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं रियल, इसको हिंदी में नहीं लिखते, हिंदी में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कहीं बुक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा वास्तविक z, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हिंदी मीडियम में भी आपको बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा रियल z। रियल z का मतलब क्या हो गया कि जो z एक नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, इसको हमेशा z से ही लिखते हैं हम लोग। z हो गया, w हो गया, इससे लिखा जाता है इसको।
तो z एक समिश्र संख्या है, उसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखें तो 2 इसका रियल पार्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात एक और होगी कि इसका इमेजनरी पार्ट हम कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यदि हमें इमेजनरी पार्ट लिखना है तो इसी नंबर का यदि इमेजनरी पार्ट लिखें, ये z इक्वल्स टू आपको ये दे रखा है, तो इसका इमेजनरी पार्ट यानी इसका काल्पनिक भाग क्या होगा, तो इसको लिखा जाता है काल्पनिक भाग को IMZ से। और इसका काल्पनिक भाग होगा कि जो आयोटा को यदि छोड़ दिया जाए तो जो भी नंबर बचेगा उसे हम इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। तो ये इसका रियल z हो गया और ये इसका स्टूडेंट्स इमेजनरी z हो गया। ठीक है, अब हम देखें कि यदि नंबर इमेजनरी है, एक तो इमेजनरी पार्ट होता है, वास्तव काल्पनिक भाग होता है, एक खुद काल्पनिक संख्या होगी। जैसे मान लो मैं बोलूं कि इसका ये काल्पनिक संख्या है, ये तो 2 आयोटा तो सबको पता चल गया कि ये काल्पनिक संख्या है, लेकिन मैं बोलूं इसका काल्पनिक भाग क्या है, तो इसमें से आप आयोटा हटा देते हो तो ये इसका काल्पनिक भाग हो जाएगा। ये यहाँ थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने काफ़ी जोर देके आपको समझाया था। फिर देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी, हमने काफ़ी सारी बातें हुई थी, काफ़ी डिस्कशन हुआ था, फिर हम जो है वो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे पहुंचे थे कि जब z इज इक्वल्स टू आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y लिख ही दिया है तो आप 2-3 चीज़ें परिभाषित करते हो। एक तो इसका मॉड्यूलस परिभाषित करते हो, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मापांक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मापांक। ठीक है, थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, जस्ट आप पुराने वीडियो लेक्चर देखोगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, मापांक, इसको हम मापांक बोलते हैं। तो मॉड्यूलस क्या होता है कि इस सम्मिश्र संख्या का यदि हम मापांक लिखें तो इसका चिन्ह होता है इस टाइप से, मॉड्यूलस z इसका साइन होता है, इसको डिनोट करने का तरीका होता है। और निकाला कैसे जाता है, रूट ऑफ जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, तो रियल पार्ट यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर कर दो। और ठीक ऐसे ही इसका इमेजनरी पार्ट है ना, इमेजनरी पार्ट, आई रिपीट अगेन, इमेजनरी पार्ट, इसका मतलब आयोटा के छोड़ के जो भी लिखा हुआ है प्लस माइनस में जो भी, तो वो उसके इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। फिर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, आप पुराना वीडियो लेक्चर लगभग 6ठा या 7वां वीडियो लेक्चर आप एक बार दोबारा ओपन करके देख लीजिए, वहाँ सारी प्रॉपर्टीज़ जो है मैंशनड है, आप चाहें तो अपनी शॉर्ट नोटबुक में वो एंटर कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी पर मैंने खास जोर दिया था कि आप इस प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखें, मॉड्यूलस z का स्क्वायर करते हैं यानी मापांक z का आप स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा बराबर होता है z इंटू जेड बार। अब यहाँ z बार क्या है, तो उसके लिए हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि समिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है। ठीक है, संयुग्मी को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको डिटेल नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि अभी जो क्लासेस चल रही है उसमें आपको चीज़ों को वीडियो लेक्चर के थ्रू समझना पड़ेगा। तो डिटेल नोट्स हम लोग जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो उस टाइम हम प्रिपेयर कर लेंगे, तो अभी आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने की थोड़ी सी हैबिट डालिए। तो एक z इक्वल्स टू आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो बात आती है कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, संयुग्मी क्या होगा। तो इसका संयुग्मी ऐसे लिखा जाता है, ऊपर एक लाइन लिख दी जाती है और निकालने का तरीका होता है कि आप इसमें जो आयोटा है उसको नेगेटिव कर दीजिए, तो x माइनस आयोटा y हो गया, तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो गया। फिर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, वो प्रॉपर्टीज़ आप पुराने वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं। जो कॉन्जुगेट है संयुग्मी, इसकी मैंने लगभग 8 से 10 प्रॉपर्टीज़ आपको करवाई थी, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप 1 बाय 1 वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिछले वीडियोस तक का मैंने आपको जो है वो एक तरीके से मोटे तौर पे एक सार दे दिया, एक रिजल्ट पूरे प्रोवाइड कर दिए कि क्या चीज़ हमने पढ़ी थी और क्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज एक बहुत फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आज पूरी चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आज जो है वो प्रिंटेड जो है वो मैटर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी जो चीज़ है वो हैंड राइटिंग में होगी, और हैंड राइटिंग के थ्रू मैं आपको पूरी चीज़ समझाऊंगा, और देन अगले वीडियो लेक्चर में आपको प्रिंटेड चीज़ समझा दूंगा, ताकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आप कभी लाइफ में ही नहीं भूलोगे, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस में भी आता है और एनडीए में तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन जो है बहुत बार आ जाता है। ठीक है, जेईई में भी ये टॉपिक आता है, आईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। आगे जाके एनडीए का एग्ज़ाम आप क्लास 12th के बाद में देते हो तो इससे रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एरिया से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर दिया है ना, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है वो परिभाषा दे दी है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है। मैं एक निर्देशांक पद्धति यहाँ पे बना रहा हूँ। सपोज़ मैंने एक निर्देशांक पद्धति इस टाइप से जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर दी है। ठीक है, सपोज़ ये अपनी एक निर्देशांक पद्धति है।
अब इस निर्देशांक पद्धति में आप देखेंगे कि दोनों निर्देशांक होंगे, एक्स निर्देशांक भी है, वाई निर्देशांक, वाई कोऑर्डिनेट जिसको आप बोलते हैं, तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर गिवन। अब एक चीज़ नोट कीजिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू सम्मिश्र संख्या को हम लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई। और पिछले वीडियो आपने सारे अटेंड किए हैं तो आपको मैंने ये भी बताया था इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका ये भी होता है। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख दिया तो ये तो हम क्लास 10th से जानते हैं कि ये क्या होता है। ये क्या होता है, किसी भी तल में यदि निर्देशांक कार्टेशियन सिस्टम की बात की जाए तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को लिखना है, किसी भी बिंदु को लिखना है, तो उसको हम लिखते हैं x, y से। हमने क्लास 10th में इस पर बहुत क्वेश्चन किए हैं, किसी बिंदु को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 2, -3 लिखा हुआ है तो इसको हम बड़े अच्छे से बना देते हैं कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -3 है, तो हम देखते हैं कि ये पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। हमने बनाया है ये सब चीज़ें, तो वही चीज़ हो गई। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री को हम बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ज्यामिति होगी वो ठीक वैसे ही होगी जो क्लास 10th में हमने पढ़ी है। मैं थोड़ा सा इसको इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जोड़ना चाह रहा हूँ क्लास 10th की जो है वो थ्योरी से। जो चीज़ आपने क्लास 10th में पढ़ी है उसी चीज़ से मैं इसको थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ज्यामिति है वो ठीक वैसे ही होगी जो क्लास 10th में आपने पढ़ी है। आप 2, -3 का पॉइंट बना सकते हो क्लास 10 से। आपको पता है ये प्लस एक्स होता है और ऐसे ही ये माइनस एक्स होता है और ये प्लस वाई होता है और ये आपको पता है माइनस वाई होता है। तो ये सारी चीज़ हमने क्लास 10th में पढ़ी है। तो वही चीज़ आप लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कि यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसको यदि रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ करते हैं जिसको हम कार्तीय पद्धति बोलते हैं। ठीक है, इसको कार्तीय पद्धति बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलें तो नोट्स बनाने के हिसाब से मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज़ कर रहा हूँ। हम थ्योरी नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे। इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, जिसको हम कार्टेशियन पद्धति भी बोलते हैं, कार्तीय पद्धति भी बोलते हैं। तो कार्तीय पद्धति में क्या होता है कि z इज इक्वल्स टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y लिखा हुआ है। अब ये चीज़ शॉर्ट नोट्स में अपने अटका सकते हैं कहीं पे आज की डेट डाल के और पॉइंट नंबर 1 डाल के कि ये हमारा पहला पॉइंट है। कार्तीय पद्धति ये होती है। अब दूसरी पद्धति हमें एक और सीखनी है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कार्तीय पद्धति है कभी कभी यूज़ करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक नई पद्धति यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय पद्धति, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है पोलर सिस्टम। ठीक है, पोलर सिस्टम या पोलर रिप्रेजेंटेशन, ध्रुवीय पद्धति। अब क्या होता है कि जैसा कि आपको बताया कि एक ये अपना मूल बिंदु है, ओरिजिन है। ठीक है, ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स एक्स होता है और ये वाई एक्स होता है। अब एक्स एक्स और वाई एक्स जो है वो आप क्लास 10th में कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हो तो यूज़ करते हो, बट यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, और ये वाई होता है तो इसको हम बोलते हैं इमेजनरी एक्सिस या काल्पनिक अक्ष। ठीक है, इसको इमेजनरी एक्सिस या काल्पनिक अक्ष। ठीक है, जस्ट सुन लीजिए, आपको सारी चीज़ें दिमाग में फिट रह जाएगी। इसको इमेजनरी एक्सिस या काल्पनिक अक्ष बोलते हैं और इसको वास्तविक अक्ष या फिर रियल एक्सिस बोलते हैं। ये अपना मूल बिंदु हमेशा की जैसे होता ही है। अब होता क्या है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप यदि तल में बनाते हैं, ठीक है, तो तल में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज करो, ठीक है, ये अपना एक पॉइंट हो गया, और मैं क्या करता हूँ कि यदि ये पॉइंट P से ले लेता हूँ और P के कोऑर्डिनेट x, y सपोज यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये x, y जो है मैंने यहाँ यूज़ किया है, x, y यहाँ यूज़ कर लिया। अब आप क्या देखेंगे कि ये बिंदु तो आपने बना दिया, ये तो ठीक वैसा ही काम है जो क्लास 10th में आपने किया है। अब क्या होगा, नई चीज़ अब स्टार्ट होने जा रही है। आप क्या करेंगे कि यहाँ से एक काम करने जा रहे हैं और काम बड़ा तगड़ा वाला करने जा रहे हैं। काम ये करने जा रहे हैं कि उस पॉइंट को जो है वो आप कनेक्ट कर देंगे इस पॉइंट से। ठीक है, जो आपने पॉइंट यहाँ पे बनाया है ना, उस पॉइंट से आप इसको जस्ट कनेक्ट कर देंगे। आप कनेक्ट करेंगे तो क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जैसे ही इसको आपने कनेक्ट किया है ना, उस सिचुएशन में आप ये बोल सकते हैं कि एक आपको रेखाखंड मिल गया, लाइन सेगमेंट मिल गया। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को मैं यहाँ पे इससे लिख रहा हूँ, एरो से बना रहा हूँ, तीर से बना रहा हूँ, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। आप क्या नोटिस करते हैं यहाँ पे कि जैसे ही आपने ये लाइन सेगमेंट बनाया बच्चों, तो क्या होगा कि इसका धनात्मक एक्स एक्स के साथ में या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये आपकी धनात्मक एक्स एक्स है, इसके साथ कुछ ना कुछ कोण बनेगा।
तो ये कोण अपन बोलते हैं जैसे थीटा। ठीक है, हर बार होगा ऐसा, आप कहीं पे भी बना लो। जैसे मान लो मैंने तो ये यहाँ बना दिया, मैं यहाँ बना दूं किसी पॉइंट को, तो भी इसका धनात्मक एक्स एक्स, ये धनात्मक एक्स एक्स होती है, कंफ्यूज मत होना, इसको धनात्मक एक्स एक्स बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो इसके साथ इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा, और इस एंगल को सपोज हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा होगा ये। कोई भी आप यहाँ पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी सम्मिश्र संख्या का रूप देखो तो वो कुछ इस टाइप का होगा। इसको यदि आप यहाँ रिप्रेजेंट करते हो तो वो हमेशा एक पॉइंट होगा, और ये पॉइंट होगा तो आप देखेंगे कि हमेशा उसको यदि आप मूल बिंदु से जोड़ते हैं, ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं, तो आपको हमेशा एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। और इस लाइन सेगमेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये इस साइड वाली जो डायरेक्शन होती है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होती है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होती है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ उसका कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, और इस एंगल को बच्चों हमने एक नया नाम दे दिया, इसको हम बोलते हैं कोणांक, है ना। इंग्लिश में बोलें तो इसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। तो यहाँ से अब अपनी बात शुरू होती है कि ध्रुवीय पद्धति जो है उसके लिए यहाँ थीटा पहले परिभाषित किया जाता है। थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये यहां पर अपन ने एक नया नोटेशन डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसे हम थीटा बोल दिया हमने। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोल देता हूँ, ये चीज धनात्मक एक्स एक्स, धनात्मक एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण, ठीक है, बनाया गया कोण, इसको हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। अब आप यदि ये थीटा डिफाइन कर देंगे तो थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोणांक बोलते हैं। और कोणांक को लिखने के दो तरीके होते हैं बच्चों, इसको हम ये बोलते हैं, ये किसका कोणांक है, हमने किसको लिखा है यहाँ पे, z को। तो ये कोणांक को लिखने का तरीका होता है ARGZ। इसको कभी भी पूरा नहीं लिखा जाता, ये कहीं लिखा हुआ आपको बहुत कम जगह मिलेगा, कोणांक z। दोनों बात एक ही है, कोणांक z लिखो या आर्ग्यूमेंट z लिखो, दोनों चीजें एक ही है। इसको हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट z या कोणांक z। होगा क्या, ये परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सम्मिश्र संख्या है वो धनात्मक एक्स एक्स के साथ जितना कोण बनाएगी उस कोण को ही हम कोणांक बोलते हैं, जितना एंगल फॉर्म करेगी। मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूँ, the angle made by the complex number with the positive direction of x axis is known as आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसको हम आर्ग्यूमेंट से डिफाइन करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी थीटा से रिलेटेड। अब आगे बात की जाए तो हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम रिप्रेजेंट करें तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी दूरी यदि यहाँ से निकाला जाए दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के तो x² + y² आएगा। और इसी को हमने यहाँ क्लास 11th में मापांक z से लिखा है, मॉड्यूलस z से लिखा है। तो इसकी पूरी जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक वो मॉड्यूलस z होगी। और इसी के रेस्पेक्ट में इसको बार बार मॉड्यूलस z नहीं बोल के हम इसको शॉर्ट में r बोल देते हैं। ठीक है, r बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, r बोल देते हैं। तो इस हिसाब से यदि ध्रुवीय पद्धति में इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाए, इसी बिंदु के नए निर्देशांक लिखे जाए p के, तो वो हम कैसे लिखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को आपको रिप्रेजेंट करना है तो x + i तो आपको दे रखा था। यदि आप इसे ध्रुवीय रूप में बदलना चाहते हो तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है r थीटा। ठीक है, जैसे यहाँ अपन ने x, y लिखा था वैसे यहाँ क्या लिखेंगे, r थीटा। और इसको लिखने का तरीका क्या है, z = r को बाहर रख लेंगे और यहाँ आता है cos थीटा। इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, आयोटा sin थीटा, ये इसका फार्मूला हो गया। आप बात समझे या नहीं? इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो या और z = r और c कैपिटल लिख दिया जाता है, आयोटा स्मॉल कर दिया जाता है, s लिख दिया जाता है और थीटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सिस थीटा। आई थिंक सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो जो चीज़ अपन ने अभी पढ़ी है आपको बिल्कुल एकदम दिलो दिमाग में जो है वो फिट हो जानी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। एक तो चीज़ हमने ये ध्रुवीय पद्धति ये पढ़ ली। ठीक है, ध्रुवीय पद्धति सबको समझ में आ जानी चाहिए, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है ये समझ में आ जाना चाहिए। दोनों पॉइंट्स में कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपके माइंड में ये स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ध्रुवीय पद्धति किसको बोलते हैं और जो अपना कार्टेशियन सिस्टम है वो
क्या होता है। कार्टेशियन सिस्टम तो हम क्लास 10th से पढ़ते आए हैं और ये होती है इसकी ध्रुवीय पद्धति। मैंने आज जस्ट आपको थ्योरी लेक्चर कवर करवाया है, क्योंकि हैंडराइटिंग में आपको यदि कोई चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी तो शायद वो चीज़ जो है वो आपको जल्दी कैच होगी, इस वजह से मैंने ये चीज़ किया है। आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को जो है वो नोट करना, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं इसके प्रिंटेड एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा कि कैसे ये चीज़ डिफाइन की गई है, ठीक है। अब बात आती है अगले टॉपिक पे आए अपन कि जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपने डिफाइन कर दिया तो ये भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अलग अलग, अभी तो जैसे मैंने एग्जांपल आप बोर्ड पे देख रहे हैं तो मैंने जो लिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिया है, पहले चतुर्थांश में लिया है। अब किसी स्टूडेंट के मन में ये भी आ सकता है कि क्वाड्रेंट यदि चेंज हो तो क्या होगा। तो जैसा कि आपको बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो जो है वो इस टाइप से होगा और इसका इस डायरेक्शन के साथ एंगल जो है वो डायरेक्ट थीटा हो जाएगा। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, मान लो वो यहाँ चला गया, यहाँ जाएगा, तो ये तो आपको पता ही है कि x का वैल्यू नेगेटिव होता है इधर और y का वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। फॉर एग्जांपल -2,3 है, तो आप सभी बच्चे जानते हो -2,3 कहाँ आएगा, -2,3 यहाँ आएगा। तो ये चीज़ आप सभी इससे फैमिलियर हो क्लास 10th से, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो अब इस केस में अपन एंगल देखें तो ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सुनना मेरी बात, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + i/y वो यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया दूसरा चतुर्थांश, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। हिंदी में बोलें तो चतुर्थांश बोलते हैं इसको। तो यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यदि सेकंड चतुर्थांश में है तो उस केस में अपन ये बोलेंगे कि इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा या जो कोणांक होगा वो हम देते हैं इस फॉर्मूले से पाई माइनस थीटा। अभी मैं सब चीज़ बताऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी काफ़ी कन्फ्यूजन चलेंगे क्योंकि जस्ट एक नया टॉपिक है, इस वजह से। ऐसे ही हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है वो तीसरे क्वाड्रेंट में भी जा सकता है। तो यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ चला गया इस पॉइंट पे तो इसको P से बोलते हैं हम, तो यहाँ पर चला गया तो उस केस में इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो इस डायरेक्शन से मेजर होता है, अपोजिट डायरेक्शन से, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस सही है। हमेशा आप नोटिस करना जो भी मैंने एंगल मेजर किया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर किया है। अब यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट लेते हैं तो आर्ग्यूमेंट का इस क्वाड्रेंट में फॉर्मूला होगा, या मैं पूरी चीज़ जो है वो डिटेल में लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको दिक्कत ना हो। जस्ट अ मिनट। तो यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मैं इसको पूरी डिटेल में यदि सारी चीज़ लिखता हूँ तो यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स, इसको ऐसे लिख देते हैं कि z = x + i/y, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये यदि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में या तीसरे चतुर्थांश में चला गया, तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोणांक, तो इसका जो कोणांक होगा वो -पाई + थीटा होगा। बच्चों ये फॉर्मूले हैं सारे के सारे, आपको याद रखने हैं, आपका टाइम बचेगा और क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा। ऐसे ही कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, चौथे चतुर्थांश में आ गया, चौथे चतुर्थांश में आ गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि लिखा जाए तो ये इस टाइप से हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अब इसके साथ एंगल यहीं आ जाएगा और यहाँ एंगल आएगा। तो आप याद रखना कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + i/y लिखा हुआ है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, क्वाड्रेंट को चतुर्थांश बोलते हैं, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट z आपका -थीटा होगा। ये चारों के चारों फॉर्मूले हैं। बेटर होगा कि आप ये फॉर्मूले जो है वो डायरेक्ट ध्यान रखें, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। और कारण मैंने आपको दे दिया है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट या कोणांक मेजर होगा, नापा जाएगा, तो हमें उस सम्मिश्र संख्या या उस कॉम्प्लेक्स नंबर द्वारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया जाएगा वो यदि एंगल हमें पता है तो हम लोग उसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात आती है कि यहाँ थीटा यूज़ किया गया है वो क्या होगा, तो बड़ी ध्यान से सुनना बच्चों, ये लास्ट पॉइंट है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + i/y दिया गया है तो आपको पता है कि इसका रियल z जो है वो कितना होगा, रियल z इसका x होगा, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z ये कितना होगा वो निकाल सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ z y होगा। तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, tan थीटा का जो वैल्यू है ना
उसका एक फॉर्मूला है y/x। मैं अभी इस वीडियो लेक्चर में इसके पूरी डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन क्वेश्चन आपके जो है वो इस चीज़ से ही होंगे। टेन थीटा का जो वैल्यू है वो यहाँ पर आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। टेन थीटा का वैल्यू जो है वो क्या होगा, मॉड्यूलस y/x, मापांक y/x। यहाँ इस मापांक का मतलब क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। ये दो खड़ी लाइन बनाएगी, इसका मतलब होगा इसके अंदर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना दो। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि सीधी सी एक लैंग्वेज में, इसको सीधी सी लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि इसका मतलब है, मॉड्यूलस का मतलब है, इसको बोलते हैं मॉड, ठीक है, या मापांक, कुछ भी बोल सकते हैं। मॉड्यूलस, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स मॉड्यूलस बोलते हैं इसको। तो मॉड्यूलस का जो मतलब है वो ये है कि उस नंबर को पॉजिटिव बना देना। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। यदि आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्वेश्चन में। जैसे मान लो कहीं -3 मिल गया तो इस पे मापांक लगा हुआ है तो ये +3 हो जाएगा। अच्छा, कहीं 3 आयोटा मिल गया तो इसका मापांक लगाना है तो भी हमें आना चाहिए कि रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल इसमें है ही नहीं तो 0 हो गया। इमेजनरी पार्ट 3 है, इसका स्क्वायर किया, सॉल्व करोगे तो वापस 3 ही आ जाना है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको टिप्स पे होनी चाहिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप लोग। तो ये इस टाइप से जो है मापांक का मतलब होता है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अब टेन थीटा जो है वो मॉड्यूलस y/x हो गया। ये फॉर्मूला आप नोट करके रखिए। अब अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक बार पहले 5 मिनट में फिर से ये सारी चीज़ें प्रिंटेड फॉर्मेट में रिवीजन करवाऊंगा, और उसके बाद में जो है वो हम डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन कैसे इसके सॉल्व होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थोड़ा सा अभी टाइम बचा हुआ है तो एक क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, रफली, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि क्या करना है क्या नहीं। देखिए, जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, एक एग्जांपल कर लेते हैं अभी जस्ट। सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, पूरा अटेंड करोगे वीडियो लेक्चर तभी समझ में आएगा। जैसे मान लो, और थोड़ा आसान ले लेते हैं अभी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है 1+i। ठीक है, 1+i एक नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से हो तो इसे हम बोलते हैं उसका कार्तीय रूप। ठीक है, कार्तीय रूप, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उसको बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा लिखा हुआ है तो ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है। और कार्टेशियन फॉर्म हो गया तो इसको बोलेगा वो कि आप पोलर फॉर्म में चेंज करो या फिर ध्रुवीय रूप में चेंज करो। ठीक है, अब पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दो काम करने हैं आपको। ठीक है, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, पहले दो काम करने हैं। स्टेप 1 आपका क्या होगा कि आप दो चीज़ हमेशा कैलकुलेट करें। एक तो ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको कार्टेशियन में लिख दें आप। तो कार्टेशियन में लिखना है तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1, और आयोटा का गुणांक कोफिशिएंट 1 है तो z = 1,1 इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरी चीज़, इसका रियल पार्ट कितना है तो वो नोट कर लीजिए। तो रियल पार्ट z 1 है और इमेजनरी पार्ट z भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, आयोटा का गुणांक लेना है, कोफिशिएंट लेना है। फिर आप ये चेक करें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। तो एक रफ डायग्राम इस टाइप से यहाँ बना दें। ये एक्स एक्सिस है, रियल एक्सिस जो इसको बोलते हैं, और इसको इमेजनरी एक्सिस बोलते हैं। यहाँ 1,1 है, 1,1 आपको सबको समझ में आता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, जब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा। और आपको पता है जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आप बच्चों यहाँ स्टेप 1 में ही अपना फॉर्मूला लिख देंगे, आर्ग्यूमेंट z = थीटा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यदि आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर स्टेप 2 जो है उस पे आते हैं हम लोग। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि इसका मापांक निकालना है। मापांक को हम बोलते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, इसका मॉड्यूलस निकालना है हमें, और मॉड्यूलस का फॉर्मूला आपको पता है। मॉड्यूलस का फॉर्मूला नहीं पता है किसी स्टूडेंट को, यदि ये पहला ही वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहा है वो, तो इसको लिखने का तरीका होता है मॉड्यूलस z, और निकालने का तरीका होता है रियल z का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस इमेजनरी z का स्क्वायर। ये इमेजनरी z और इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ रूट आता है इस टाइप से। अब आप देखेंगे कि यहाँ यदि इसका कैलकुलेशन किया जाए, अच्छा इसको r से भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया, इसको r से भी लिखते हैं। तो आप r कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से। तो रियल और इमेजनरी दोनों ही हमने कैलकुलेट कर रखे हैं। स्टेप 1 में 1, 1 है तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो 1 + 1, तो यहाँ से आपके पास r आ जाएगा √2। अब आपको बताया कि आर्ग्यूमेंट इसका टेन थीटा ही होगा, सॉरी थीटा होगा। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, टेन थीटा का वैल्यू जो होता है वो y/x होता है। आपको याद हो y क्या है, y है इमेजनरी पार्ट।
ठीक है। तो ये y हो गया और ये इसका x हो गया रियल पार्ट, ठीक है। और y और x का दोनों वैल्यू यदि यहाँ पर हम लोग यूज़ यदि कर लेते हैं तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा। ये जैसे ही आप यहाँ y का वैल्यू यूज़ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि y का वैल्यू यूज़ करते ही आपका टेन थीटा यहाँ से निकल के आएगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू, और y का वैल्यू 1 है और ये भी 1 है, माइनस है नहीं तो अपने आप ही प्लस हो गया। टेन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, तो आप देखेंगे टेन थीटा का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री पर, ठीक है। 45 डिग्री पर जो है वो टेन का वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री हो गया। और बच्चों इसको 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखें तो आपको पता है पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, ठीक है। और पाई बाई 2 लिख दें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, सबको समझ में आता है ये चीज़। और इसका और आधा कर दें तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और इसको और आधा किया तो 45 डिग्री हो गया। ऐसे ही ये थोड़ी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये हम त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ जाकर कवर होगी, बट आप कहीं पे अपने पेज के कॉपी जो नोटबुक है आपकी उसके पेज के ऊपर ये लिख के रखिए चीज़ें। जैसे पाई बाई 3 हो गया तो इसको हम 60 डिग्री बोलते हैं, और ऐसे ही पाई बाई सपोज करो 6 हो गया तो इसको 30 डिग्री बोलते हैं, है ना। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और जैसे ही 180 में 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पाई को 3 से डिवाइड करोगे तो 180 बटे 3 या 180 ओवर 3, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा आपको 45 मिल गया, तो थीटा 45 मिल गया, तो आर आपको मिल ही चुका है। अब स्टेप थर्ड जो है वो अपना आंसर का होगा। स्टेप थर्ड में आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का हमारे पास एक और तरीका होता है, आर और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए आप, z इज इक्वल्स टू, यदि वैल्यू पुट कर दिया जाए तो r√2 है और कॉस 45 डिग्री और प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय रूप है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √2 बाहर है और CIS और ब्रैकेट में 45 शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, इसका भी मतलब वही है। तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि आप इस प्रोसीजर से यदि 10 से 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन बचता नहीं है जो आपके किसी भी एग्जाम में रॉन्ग हो जाए इस टॉपिक से रिलेटेड। और डेफिनेट गारंटी मैं लेता हूँ कि आप इंडिया का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए, NDA दे लीजिए, JEE दे लीजिए, कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए आप, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनता ही बनता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझी होगी और शॉर्ट नोट्स भी आपने अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे। तो आज से अपनी पढ़ाई को बहुत सिस्टमेटिकली स्टार्ट कर दीजिए। तो अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को कुछ एग्जांपल्स के साथ में, और जैसे ये टॉपिक अपना हो जाएगा तो ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक अपना लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम किसी भी एक लाइव क्लासेस के ड्यूरेशन में जो है वो कुछ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे। आप जो मैथमेटिक्स के लिए लाइव क्लास है वो अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब पर, जो है वो अनिरुद्ध कृष्णा नाम से आप सर्च कीजिए, ठीक है। और अनिरुद्ध कृष्णा नाम से आप जब यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो एक मेरा चैनल है मैथमेटिक्स के लिए, हमारे ऑर्नेट के 2 चैनल है, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक सेपरेट चैनल है और मैथ्स का जो है वो एक अलग चैनल है इस नाम से। तो आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर मैं जो है वो वीकली आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करूँगा, जैसे ही हमारा ये टॉपिक धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, और कुछ डाउट्स हो तो चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।